नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन से विवाद के बीच मोदी सरकार ने 3 सेनाओं की ताकत बढ़ाने के लिए उठाया ये बेहद बड़ा कदम। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एलएसी पर गतिरोध के बीच सरकार का बड़ा कदम, चीनी सीमा से सटे गांव होंगे डेवलप। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों की आमदनी दुगनी करने की मुहिम 6 जनवरी से शुरू करेगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चीन से विवाद के बीच मोदी सरकार ने तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ाने के लिए उठाया ये कदम। जी हां दोस्तों, चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच केंद्र ने देश की तीनों सेवाओं को पुख्ता तैयारी के लिए आपात आवश्यकताओं के तहत जरूरी हथियार खरीदने की अनुमति को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि नौसेना, वायुसेना और भारतीय सेना को संघर्ष के लिए बेहतर तैयारी करने के लिए अनुमति दी गई है। देश और विदेशी दोनों स्रोतों से अधिक हथियार सिस्टम खरीदने के लिए आपात शक्तियों का उपयोग कर 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ चल रहे संघर्ष के बीच तीनों सेवाओं ने पहले से ही $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के अधिग्रहण को अंतिम रूप दे दिया है और किसी भी तरफ की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर स्थिति में है। केंद्र ने हथियार स्टॉकिंग भंडार को 15 दिन तक बढ़ाने की मांग पर भी सहमति व्यक्त की है, जिसमें कहा गया है कि 10 दिनों के गहन युद्ध लड़ने के लिए हथियार और गोला बारूद जमा करने के बजाय वे 15 दिनों के गहन युद्ध के लिए भंडारण करेंगे। 2016 में उरी हमले के बाद यह महसूस किया गया था कि गोला बारूद का भंडार कम था और तत्कालीन मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व वाले रक्षा मंत्रालय ने सेना, नौसेना और वायुसेना के उपाध्यक्षों की वित्तीय शक्तियों को 100 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए तक बढ़ाया था। तीनों सेवाओं को किसी भी उपकरण को खरीदने के लिए 300 करोड़ रुपए की वस्तुओं की खरीद के लिए आपात वित्तीय अधिकार भी दिए गए थे, जिसमें उन्हें लगे कि युद्ध लड़ने के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। रक्षा बल विपरीत परिस्थितियों में प्रभावी रूप से निपटने के लिए कई पुर्जों, हथियारों, मिसाइलों और प्रणालियों को खरीद रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि टैंक और तोपखाने के लिए बड़ी संख्या में गोला बारूद की खरीदारी हुई है ताकि जमीन पर सैनिकों के लिए किसी भी तरह की चिंता न हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी पर गतिरोध के बीच सरकार का बड़ा कदम, चीन सीमा से सटे गांव होंगे डेवलप। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के साथ गतिरोध के बीच उत्तराखंड सरकार ने सीमांत इलाकों में बसे गांवों को विकसित करने का फैसला लिया है। पिछले कई दिनों से चीन के साथ जारी मनमुटाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर एरिया से सटे गाँवों में पलायन एक बड़ी चुनौती बन गया है। सरकार की ओर से पलायन पर प्रहार करने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों के 100 सीमांत गांवों को चिन्हित किया है। इन सभी गांवों को बुनियादी सुविधाओं से लैस कर विकसित किया जाएगा। पलायन से खाली हो चुके गांवों में युवकों और युवाओं को रोजगार के अवसर भी मुहैया करवाए जाएंगे। इंटरनेशनल बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सीमांत गांवों को विकसित करने के लिए एसओपी बनाकर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रदेश भर में हो रहे पलायन पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सीमांत गांवों को बसाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। कहा कि सीमांत गांवों में पलायन रोकने के लिए उन्हें विकसित किया जाना है। यही नहीं, गाँव को बुनियादी सुविधाओं से भी लैस किया जाएगा ताकि लोग वापस आकर गाँव में बसकर रोजगार अपना सके। उनियाल के अनुसार इन सभी चिन्हित गाँव में विकास कार्य कर गाँव को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। पलायन रोकने व गाँव को दोबारा बसाने के लिए युवाओं को रोजगार के अवसर, खेती-बाड़ी, बागबानी, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, दुग्ध कार्य आदि कार्यों पर फोकस रहेगा। सीमांत इलाकों में बसे गाँव के किसानों को खेतीबाड़ी के आधुनिक उपकरण व नवीनतम तकनीक से भी रूबरू कराया जाएगा। सीमांत क्षेत्रों में हो रहे पलायन को रोकने के लिए सरकार की ओर से चीन से सटे 11 ब्लॉकों में 100 गाँव को चिन्हित किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की मुहिम 6 जनवरी से, योगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किसान कल्याण तथा कृषकों की आमदनी दोगुनी करने का अभियान 6 जनवरी 2021 से शुरू होगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य में विभिन्न गतिविधियों के जरिए किसान कल्याण और काश्तकारों की आमदनी दोगुनी करने की मुहिम आगामी 6 जनवरी से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड पर कृषि व किसान कल्याण पर केंद्रित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शासन द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई करते हुए किसानों को लाभान्वित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण मिशन के तहत हर विकास खंड में गोष्ठी, प्रदर्शनी, मेले का आयोजन आगामी 6 जनवरी से प्रारंभ करते हुए अगले 3 सप्ताह में किया जाना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सप्ताह बुधवार को जनपद के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों से आच्छादित होने वाले विधानसभा क्षेत्रों में एक विकास खंड में इसका आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक सारे विकास खंड आच्छादित नहीं हो जाते। योगी ने कहा
कि किसान कल्याण मिशन के 3 मुख्य भाग होंगे। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत कृषि एवं सहवर्ती सेक्टर की वृद्धि प्रदर्शनी आयोजित की जाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान विभिन्न कृषि तकनीकों के प्रदर्शन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ बारिश भी ढाएगी कहर। 3 से 5 जनवरी के बीच ओला गिरने का भी अनुमान। जी हां दोस्तों, देश में नए साल के जश्न की तैयारियों के बीच भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार को उत्तर भारत से 3 से 5 जनवरी तक आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश होने की भविष्यवाणी की है, जहां इस वक्त न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग ने आज जारी दैनिक बुलेटिन में कहा 3 से 5 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज या ओलावृष्टि के साथ बारिश होगी। IMD ने कहा कि पश्चिम विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से निचले स्तर के ईस्टर के प्रभाव के चलते भारी बारिश की पूरी संभावना है। 3 जनवरी से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और इसके आसपास के मैदानी इलाकों के प्रभावित होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में अगले 24 घंटे में शीतलहर की स्थिति हो सकती है। नए साल के जश्न में बाहर निकलने वाले लोगों को इस बात की खास सावधानी बरतनी होगी कि 1 जनवरी तक उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे के बीच दृश्यता 50 मीटर तक ही होगी। आमतौर पर मौसम विभाग उस वक्त शीतलहर की घोषणा करता है जब मैदानी इलाकों में लगातार 2 दिन तक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या इससे कम बना रहता है और सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। आज दिल्ली में 3.1 डिग्री सेल्सियस के साथ लोधी रोड इलाका सबसे ठंड रहा, जबकि हरियाणा के हिसार में भी यही स्थिति है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। RJD में बड़ी टूट होने वाली है, बीजेपी सांसद का दावा। तेजस्वी के आधा दर्जन विधायकों ने मुझसे बात की। जी हां दोस्तों, बिहार में जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। RJD ने पहले जनता दल यूनाइटेड में टूट का दावा किया तो फिर JDU ने भी RJD के खेमे में भगदड़ मचने की आशंका जताई, लेकिन अब बीजेपी भी इस बयानबाजी में कूद पड़ी है। बीजेपी का दावा है कि RJD में बड़ी टूट होने वाली है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने दावा किया है कि RJD में बड़ी टूट होने वाली है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि RJD के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। तेजस्वी यादव के तकरीबन आधा दर्जन विधायकों ने मुझसे संपर्क किया है। ऐसे में वह पक्के तौर पर कह सकते हैं कि RJD में बड़ी टूट होने वाली है। मंगलवार को RJD नेता श्याम रजक ने JDU के 17 विधायक टूटने और RJD के संपर्क में होने का दावा किया था, लेकिन इस पर बुधवार को CM नीतीश कुमार ने कहा कि कोई भी अगर किसी प्रकार का दावा कर रहा है सब बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह के बयानों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। JDU प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बुधवार को कहा था कि RJD सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यह बयान तेजस्वी यादव के इशारे पर दिया गया है। सत्ता को लेकर तेजस्वी बेचैन है। NDA में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हर कीमत पर सरकार 5 साल पूरा करेंगी। तेजस्वी और RJD के नेताओं को यह समझ लेनी चाहिए कि उसके झांसे में JDU आने वाली नहीं है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि श्याम रजक लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश को लेकर JDU भले ही आहत है, लेकिन उनके झांसे में कोई नहीं आने वाला है। वह JDU के विधायक की टूट की चिंता छोड़ दे, वह अपने विधायकों को संभाले। RJD के विधायक तेजस्वी की कार्यशैली से नाराज हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। गुड न्यूज, नया मंत्र और एक हिदायत भी। साल के आखिरी दिन कोरोना वैक्सीन पर PM मोदी की 3 बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को साल के आखिरी दिन देशवासियों को 3 प्रमुख बातें बताई। उन्होंने कहा कि साल 2021 कोविड के इलाज की आशा लेकर आ रहा है। PM ने कहा साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है। PM का पूरा भाषण यहाँ क्लिक कर पढ़ सकते हैं। उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि उसकी तैयारियां तेज गति से चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी अब तक अपने हर संबोधन में 2 गज की दूरी का जिक्र करते आए थे। नए साल से पहले उन्होंने इस मंत्र को बदल दिया है। आइए जानते हैं साल के आखिरी दिन PM मोदी के संबोधन की 3 प्रमुख बातें। PM मोदी ने कहा, वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर हैं। जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए पूरा भारत एकजुटता के साथ आगे बढ़ेगा। कोरोना वैक्सीन लॉन्चिंग की अटकलों के बीच PM मोदी ने कहा, हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए अफवाहें फैलाते रहते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम शुरू हो तो भी अफवाहों को बाजार उतनी ही तेजी चले। किसी को बुरा दिखाने के लिए न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो गया है। भोले भाले गरीब लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसे फैलाते हैं।
कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। मेरे देश के लोगों से आग्रह है कि अफवाहों के बाजार का गर्म ना होने दे। सोशल मीडिया में कुछ भी देखे बिना फॉरवर्ड ना करें। साल के आखिरी दिन पीएम मोदी ने देशवासियों को कोविड से लड़ाई का नया मंत्र दिया। उन्होंने कहा, मैं पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता है। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है। अब मैं फिर से कहूंगा, दवाई भी कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो छूट मिल गई, इस भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही करते हैं, इसलिए 2021 का मंत्र रहेगा दवाई और कड़ाई भी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन हुआ कंफ्यूज, नेपाल के लिए बिग ब्रदर की भूमिका में आया भारत। जी हां दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों की जुबान पर अभी एक ही सवाल है कि नेपाल में आगे क्या होगा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने की सिफारिश से चकराए चीन ने जल्दबाजी में पार्टी डेलीगेशन को भेजकर काठमांडू की कमान बीजिंग के हाथ में ही बनाए रखने की एक अधूरी कोशिश भी की, लेकिन डेलीगेशन की बैठकों ने नेपाली जनता के सामने सबको एक्सपोज करके रख दिया। नेपाल सरकार के साथ लंबे समय तक काम कर चुके एक भारतीय राजनयिक के मुताबिक नेपाल की सारी राजनीति ही कुर्सी का किस्सा है। पीएम ओली को जब अपना फायदा हो रहा था तब वो भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ाते रहे, लेकिन जब पार्टी के सहयोगियों के साथ कुर्सी में हिस्सेदारी बांटने की नौबत आई तो अब भारत की तरफ हाथ बढ़ाने से भी नहीं चूके। भारत से बेहतर रिश्ते चाहते हैं ओली। संसद भंग करने के बावजूद प्रधानमंत्री ओली चाहते हैं कि भारत के साथ विदेश मंत्री स्तर के ज्वाइंट कमीशन की बैठक हो जाए। ऐसे में अब नेपाल का सस्पेंस दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या संसद भंग करने के फैसले पर नेपाल की सुप्रीम कोर्ट अपनी मुहर लगाएगी या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट इसे असंवैधानिक करार देती है तो नई सरकार के गठन के लिए अभी से दांव पेच चले जा रहे हैं। चीन अभी भी डाल रहा दबाव। चाइनीज डेलीगेशन भी इसी जुगत में भिड़ रहे हैं कि अगर वैकल्पिक सरकार बनाई जाती है तो वो भी ओली की तरह वफादारी दिखाए। नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउबा से चाइनीज डेलीगेशन की मुलाकात ने आगे की चुनावी रणनीति को लेकर भी इशारा कर दिया है। ऐसे में तुरुप का पत्ता घूम फिरकर भारत के पास आ गया है। जानकारों के मुताबिक भारत अभी नेपाल के साथ अपने संबंधों को बिग ब्रदर वाली भूमिका से अलग ऐसे रूप में दिखा रहा है जहां वो नेपाल और वहां के लोगों के साथ खड़ा है, लेकिन कुर्सी के खींचतान से दूर धैर्य रखे हुए हैं ताकि नेपाली फ्रेड खुद ड्रैगन को उसकी हिमाकत की सजा दे सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत रूस के बीच दूरियां बढ़ाने में लगे चाइना को झटका। पुतिन ने कहा, रिश्तों में मजबूती के लिए करते रहेंगे काम। जी हां दोस्तों, भारत रूस संबंधों में जहर घोलने की कोशिश कर रहे चीन को तगड़ा झटका लगा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की वकालत करते हुए कहा है कि नए साल में संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रूस और भारत क्षेत्रीय एवं वैश्विक एजेंडों से संबंधित सामयिक मुद्दों के समाधान के प्रयासों के साथ साथ द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य जारी रखेंगे। पुतिन का ये बयान चीन के लिए तगड़ा झटका है, क्योंकि हाल ही में उसने कहा था कि भारत और रूस के रिश्तों में खटास आ गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिसमस एवं नव वर्ष शुभकामना देते हुए कहा कि रूस और भारत विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के संबंधों से जुड़े हैं, जो कोरोना वायरस महामारी सहित तमाम परेशानियों एवं समस्याओं के बावजूद पूरे विश्वास के साथ प्रगति कर रहे हैं। पुतिन ने जोर देकर कहा कि दोनों देश व्यापक राजनीतिक संवाद बरकरार रखते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं के पक्षधर हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए साल में रूस और भारत रचनात्मक द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक एजेंडे पर सामयिक मुद्दों के समाधान के लिए समन्वित प्रयासों की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। बता दें कि कोरोना महामारी के मद्देनजर भारत रूस शिखर सम्मेलन रद्द होने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों पर सवाल उठाए जा रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट पर फाजिल्का सेक्टर में भारत पाक सीमा पर बीएसएफ ने चौकसी बढ़ाई। जी हां दोस्तों, कुछ दिनों से पंजाब की भारत पाक सरहद पर पाकिस्तान द्वारा ड्रोन व दूसरे संसाधनों के जरिए भारतीय क्षेत्र में भेजी जा रही हेरोइन व हथियारों की बरामदगी के बाद फाजिल्का सेक्टर में भारत पाक सीमा पर बीएसएफ द्वारा चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि कोहरा बढ़ने के मद्देनजर पाकिस्तान किसी भी समय इस प्रकार की साजिश को अंजाम दे सकता है। इसलिए फाजिल्का सेक्टर में बीएसएफ के जवानों व अधिकारियों द्वारा वाहनों व घोड़ों की मदद से पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि पाक की साजिश को नाकाम किया जा सके। फाजिल्का सेक्टर में खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट के बाद बीएसएफ ने भी सरहदी क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है। हालांकि इन दिनों सर्दी का मौसम चरम सीमा पर है। बढ़ती धुंध में 5 डिग्री तापमान के बावजूद सीमा सुरक्षा बल के जवान भारत पाक सीमा पर पूरी तरह अलर्ट हैं तथा बारी बारी से जीरो लाइन पर स्थापित बीओपी पर तैनाती के दौरान कड़ी नजर रखे हुए हैं ताकि कहीं कोई दुखद घटना न बरत जाए। सादगी बॉर्डर पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बीएसएफ जवान फेसिंग से हटकर गश्त कर रहे हैं। स्पेशल दूरबीन की सहायता से पैनी नजर रखी जा रही है।
कोहरे के कारण दोनों देशों के तस्कर भी सक्रिय। पंजाब में भारत पाक सीमा धुंध से पूरी तरह ढक गई है। ऐसे में दोनों देशों के तस्कर सक्रिय हो चुके हैं। तस्करों की धरपकड़ और पाकिस्तान की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए बीएसएफ ने गश्त बढ़ा दी है। बीएसएफ की सतर्कता से ही सरहद पार से भेजे जाने वाली हेरोइन और असलहों की खेप पकड़ी जा चुकी है। बीएसएफ को घनी धुंध में थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन कटीले तारों से सटकर जवान पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर जमाए हैं। धुंध में पाकिस्तान की तरफ थोड़ी सी भी हलचल होने पर अगले दिन ही बीएसएफ उस इलाके में स्पेशल सर्च ऑपरेशन चला रही है। कई बार फेसिंग पार खेतों से हेरोइन की खेप बरामद हुई है। इन दिनों पंजाब से सटी करीब 550 किलोमीटर लंबी सरहद पर पाक की तरफ से उड़ने वाले ड्रोन पर खास नजर रखी जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ी। 11 लाख के पुराने नोट बरामद। लखनऊ, कानपुर और अमेठी में छापेमारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सपा सरकार में खनन मंत्री रह चुके प्रजापति के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की केंद्रीय जांच एजेंसी धनशोधन निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत लखनऊ, कानपुर और अमेठी में 7 जगह छापेमारी कर रही है। प्रजापति के अमेठी वाले घर से 11 लाख रुपए के पुराने नोट, 5 लाख रुपए के सादे स्टाम्प पेपर, 1.5 लाख रुपए कैश और 100 से अधिक बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। कानपुर में प्रजापति के चार्टर्ड अकाउंटेंट, अमेठी में बेनामी संपत्ति धारकों और राज्य की राजधानी लखनऊ में प्रजापति के आवास तथा कार्यालय में तलाशी ली जा रही है। पूर्व मंत्री प्रजापति और अन्य पर एक महिला से बलात्कार और उसकी नाबालिग बेटी के उत्पीड़न के प्रयास का आरोप है। प्रजापति को 15 मार्च 2017 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। फिलहाल लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में उनका विभिन्न बीमारियों का इलाज चल रहा है। ईडी अखिलेश यादव नीत समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे प्रजापति पर अचल संपत्ति रखने के आरोपों की जांच कर रही है। ईडी की जांच प्रजापति और अन्य के खिलाफ अवैध रेत खनन मामले में पिछले साल सीबीआई द्वारा दायर 2 प्राथमिकियों से संबंधित है। प्रजापति और राज्य के 4 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, जिसके आधार पर ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज किया। सीबीआई ने इस मामले में तत्कालीन प्रधान सचिव जीवेश नंदन, विशेष सचिव संतोष कुमार और तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट अभय और विवेक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब दुनिया भर में बजेगा भारत की ताकत का डंका। आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही निर्यात को तेजी से सुगम बनाने के लिए एक समिति गठित करने का भी निर्णय किया गया। इससे देश को अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरणों और मिसाइलों के निर्माण में अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, आकाश देश की महत्वपूर्ण मिसाइल है और यह 96% स्वदेशी प्रकृति की है। आकाशीय सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी क्षमता 25 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि आकाश का निर्यात प्रारूप वर्तमान में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साथ तैनात प्रणाली से अलग होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और इसके साथ ही निर्यात को तेजी से सुगम बनाने के लिए समिति गठित करने का भी निर्णय किया गया। गौरतलब है कि आकाश मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना तथा 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। मंत्रालय के बयान के अनुसार रक्षा सेवाओं में इसके शामिल होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया के दौरान कई मित्र देशों ने आकाश मिसाइल में अपनी रुचि दिखाई। मंत्रिमंडल की मंजूरी से विभिन्न देशों द्वारा जारी RFP में भाग लेने के लिए भारतीय निर्माताओं को सुविधा मिलेगी। इसमें कहा गया है कि अब तक भारतीय रक्षा निर्यातों में पुर्जे, घटक आदि शामिल थे। बड़े उपकरणों का निर्यात न्यूनतम था। मंत्रिमंडल की इस पहल से देश को अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। बयान के अनुसार आकाश के अलावा अन्य प्रमुख उपकरणों जैसे तटीय निगरानी प्रणाली, रडार और वायु उपकरणों में भी रुचि दिखाई जा रही है। इसमें कहा गया है ऐसे उपकरणों के निर्यात के हेतु तेजी से अनुमोदन प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की एक समिति गठित की गई है। मंत्रालय ने बताया यह समिति विभिन्न देशों के लिए प्रमुख स्वदेशी उपकरणों की निर्यात को अधिकृत करेगी। समिति एक सरकार से दूसरी सरकार द्वारा खरीद सहित विभिन्न विकल्पों का भी पता लगाएगी। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने 5 अरब अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने और मित्र देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उच्च मूल्य वाले रक्षा प्लेटफॉर्मों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने का विचार किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूएस से भारत की नजदीकी के बीच पुतिन का ऐलान, नए साल में दिल्ली से बढ़ाएंगे द्विपक्षीय सहयोग। जी हां दोस्तों, भारत रूस संबंधों में खटपट की अफवाहों के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की वकालत की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले साल रूस और भारत क्षेत्रीय एवं
वैश्विक एजेंडों से संबंधित सामयिक मुद्दों के समाधान के प्रयासों के साथ साथ रचनात्मक द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य जारी रखेंगे। पुतिन ने नए साल की दी शुभकामनाएं। पुतिन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने क्रिसमस एवं नववर्ष शुभकामना संदेश में कहा कि रूस और भारत विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के संबंधों से जुड़े हैं, जो कोरोना वायरस महामारी समेत इस साल की परेशानियों एवं समस्याओं के बावजूद पूरे विश्वास के साथ प्रगति कर रहे हैं। राजनीतिक संवाद बरकरार रखेंगे दोनों देश। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने जोर देकर कहा कि दोनों देश एक व्यापक राजनीतिक संवाद बरकरार रखते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं के पक्षधर हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।